L65 हिंदी अध्याय 641 7 प्रमुख समाचार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यान फेई ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के मुख्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह निर्णय शंघाई के लोगों में इतनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पैदा करेगा। फिर भी अगर यान फेई उनके विचारों से वाकिफ भी होता तो भी उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। अब उसके पास खेल में भाग लेने के लिए पर्याप्त ताकत थी और वह अब दूसरों का मोहरा नहीं था, जिसका स्वाभाविक अर्थ था कि उसे दूसरों की राय की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यान फेई ने अपने सामने लगे वीडियो कैमरे पर नजर डाली और शांति से कहा, चौथी घोषणा जो मुझे करनी है वह यह है कि ड्रीम आइलैंड पर हमारी प्रयोगशाला ने कड़ी मेहनत से एक सुपर हाई एनर्जी बैटरी विकसित की है। चाहे वह कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शक हो या टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देख रहे लोग, वे कुछ हद तक स्तब्ध थे और फिर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उनके विचार में हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी नाम में टेक्नोलॉजी शब्द शामिल था, वास्तव में इसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। यह एक उद्यम था जो वजन घटाने वाली कुकीज और सौंदर्य प्रसाधन बेचता था। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पाद बहुत प्रभावी थे, लेकिन उनका सुपर हाई एनर्जी बैटरियों से कोई संबंध नहीं था। सौंदर्य प्रसाधन और वजन घटाने वाले उत्पादों के लिए जानी जाने वाली एक कंपनी ने सुपर हाई एनर्जी बैटरियों का उत्पादन कब शुरू किया? आखिरकार सौंदर्य प्रसाधनों और आहार उत्पादों की तुलना में सुपर हाई एनर्जी बैटरियां कहीं अधिक दुर्जय लगती थीं। freewebnovel.com। यान फेई उस समय सभी के हाव भाव देखकर काफी खुश थे। उन्होंने आगे कहा, हमारी सुपर हाई एनर्जी बैटरी एक छोटा सेल है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः स्मार्टफोन या अन्य पोर्टेबल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। हालांकि यह सुपर हाई एनर्जी बैटरी भी एक लिथियम बैटरी है, लेकिन इसमें बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे न केवल बेहद कॉम्पैक्ट बनाती है, बल्कि मौजूदा बैटरियों की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता को भी 3 गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा ये बेहद सुरक्षित है। इसकी चार्जिंग साइकिल 5000 बार तक पहुंचती है। इसमें तेज चार्जिंग क्षमता भी है, जिससे इसे 0 से 100% चार्ज होने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। सुपर हाई एनर्जी बैटरी के विशिष्ट मापदंडों को सुनने के बाद टेलीविजन दर्शकों में से गैर पेशेवर लोगों को भी यह बैटरी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लगी। लोग स्मार्टफोन पर तेजी से निर्भर होते जा रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दैनिक परेशानी स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ का कम होना थी। इसलिए उन्हें न केवल अपने फोन को हर दिन चार्ज करना पड़ता था, बल्कि बाहर जाते समय उन्हें अपने साथ एक पावर बैंक भी ले जाना पड़ता था और लगातार यह हिसाब लगाते रहना पड़ता था कि फोन की बैटरी कितनी देर तक चलेगी ताकि ज्यादा इस्तेमाल से फोन की बैटरी खत्म न हो जाए और वह खराब न हो जाए। लेकिन अगर ड्रीम आइलैंड की सुपर हाई एनर्जी बैटरी वाकई अपनी मूल स्टोरेज क्षमता से 3 गुना ज्यादा चार्ज हो जाए और सिर्फ 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाए, तो स्मार्टफोन के इस्तेमाल में आने वाली सबसे बड़ी समस्या तुरंत हल हो जाएगी। इसके अलावा बैटरी बेहद सुरक्षित है और इसका चार्जिंग चक्र 5000 बार है, इसलिए बैटरी बदलने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। इतनी जबरदस्त सुपर हाई एनर्जी बैटरी के साथ लोगों की रोजमर्रा की आदतें बदल जाएंगी। कम से कम वे अपने स्मार्टफोन को हर 2 या 3 दिन में एक बार चार्ज कर पाएंगे और उन्हें हर समय पावर बैंक साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्मार्टफोन की बैटरी खत्म भी हो जाए तो उसे पूरी तरह से चार्ज होने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, न कि पहले की तरह कई घंटे। इससे लोग अपने स्मार्टफोन का बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा सुपर हाई एनर्जी बैटरी में 5000 बार चार्ज करने का चक्र होने के कारण स्मार्टफोन के खराब हो जाने पर भी बैटरी का इस्तेमाल जारी रह सकता है। यान फेई ने कहा, ड्रीम टेक्नोलॉजी में हम इस सुपर हाई एनर्जी बैटरी को बाजार में लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए ड्रीम टेक्नोलॉजी इच्छुक निर्माताओं का हमारे साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए स्वागत करती है। हालांकि हमारी शुरुआती उत्पादन क्षमता सीमित है, इसलिए जितनी जल्दी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, आपूर्ति उतनी ही अधिक सुनिश्चित होगी। टेलीविजन के सामने विभिन्न मोबाइल फोन कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी समाचार सम्मेलन देख रहे थे। आम दर्शकों के विपरीत इन पेशेवरों ने सुपर हाई एनर्जी बैटरी के उच्च प्रदर्शन को पहचानते ही इसके व्यापक संभावित अनुप्रयोगों को तुरंत समझ लिया। अगर उनके उद्यमों को ये सुपर हाई एनर्जी बैटरी मिल जाती तो उनके उत्पादों की अधिकांश समस्याएं हल हो जाती और वे तुरंत ही सभी प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते। freewebnovel.com। हालांकि जैसा कि यान फेई ने अभी बताया था, उनकी शुरुआती उत्पादन क्षमता अपर्याप्त थी, इसलिए आपूर्ति सीमित होगी। जितनी जल्दी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उतनी ही अधिक बैटरी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अगर कोई बहुत देर कर देता तो सुपर हाई एनर्जी बैटरी प्राप्त करने का अवसर हाथ से निकल सकता था, जिससे वे दूसरों की तुलना में नुकसान में पड़ सकते थे।
यही वह महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसने इन व्यक्तियों को तत्काल फोन कॉल करने और ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ सुपर हाई एनर्जी बैटरी के लाइसेंसिंग उपयोग पर बातचीत करने के लिए ड्रीम आइलैंड की व्यक्तिगत यात्रा की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें ड्रीम आइलैंड तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं पता। ड्रीम आइलैंड और चीन के बीच कर्मचारियों और सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेदार एकमात्र कंपनी ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन थी, जो ड्रीम टेक्नोलॉजी की एक सहायक कंपनी थी। हालांकि ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन उस समय व्यवसाय के लिए खुला नहीं था, इसलिए वे कंपनी से संपर्क नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत ड्रीम टेक्नोलॉजी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस उम्मीद में कि वहां कुछ संपर्क जानकारी मिल जाएगी। दरअसल जब यान क्यू ने कृत्रिम व्हेल बनाई थी, तब तक वह एक सुपर हाई एनर्जी बैटरी पैक विकसित कर चुके थे, जिसकी भंडारण क्षमता उसके मूल आधार से 1000 गुना बढ़ गई थी। सुपर हाई एनर्जी बैटरी पैक का सिर्फ एक सेट 50,000 टन वजनी कृत्रिम व्हेल को 10 दिनों तक पानी के नीचे चलने की शक्ति दे सकता था, जो अविश्वसनीय तकनीकी कौशल का प्रदर्शन था। उसी समय से यानफेई ने सुपर हाई एनर्जी बैटरी की उत्पादन तकनीक हासिल कर ली थी। हालांकि यानफेई ने अभी जो जनता के सामने पेश किया है, वह उच्च ऊर्जा बैटरी का एक बेहद कमजोर संस्करण मात्र है। आजकल स्मार्टफोन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरियों की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता केवल 3 गुनी ही हुई है, लेकिन चार्जिंग समय, चार्ज की संख्या और सुरक्षा में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इन सभी में काफी सुधार हुआ है। सुपर हाई एनर्जी बैटरी के इस कमजोर संस्करण को उत्पादन के दौरान ब्लैक गोल्ड एलिमेंट की भी आवश्यकता होती है। हालांकि इसके प्रदर्शन में कमी आने के बाद ब्लैक गोल्ड एलिमेंट की आवश्यक मात्रा मूल मात्रा के 500वें हिस्से तक कम हो गई है। फिर भी इस कमजोर बैटरी का प्रदर्शन आज भी दुनिया के सबसे उन्नत स्तर से कहीं बेहतर है। 1 ग्राम ब्लैक गोल्ड एलिमेंट 50,000 टन कच्चे माल के गुणों को बदल सकता है। 1 किलोग्राम ब्लैक गोल्ड एलिमेंट 50 मिलियन टन कच्चे माल का उत्पादन कर सकता है। अपनी अद्भुत पदार्थ परिवर्तन क्षमताओं के साथ ये बड़ी संख्या में उच्च ऊर्जा बैटरियों की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकता है। इसके अलावा ये ब्लैक गोल्ड एलिमेंट वाकई अद्भुत है, इसकी मुख्य भूमिका उत्प्रेरक की है। कच्चे माल के साथ मिल जाने के बाद ब्लैक गोल्ड एलिमेंट गायब हो जाता है। उत्पादों में ब्लैक गोल्ड एलिमेंट की उपस्थिति का पता कोई नहीं लगा सकता, इसलिए वे इस सुपर हाई एनर्जी बैटरी के अंतिम रहस्य को कभी नहीं जान पाएंगे। यानफेई ने सुपर हाई एनर्जी बैटरी का कमजोर संस्करण अभी जारी करने का फैसला किया क्योंकि उनके मन में व्यावहारिक विचार थे। आखिरकार कंपनी की पहुंच बढ़ाने के लिए सिर्फ वजन घटाने वाली कुकीज और सौंदर्य प्रसाधनों पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा था। अगर कोई दुर्घटना घटी, जैसे कि किसी उत्पाद पर प्रतिबंध, तो कंपनी डूब सकती थी। सुपर हाई एनर्जी बैटरी को अभी पेश करके उनका लक्ष्य न सिर्फ अतिरिक्त राजस्व का स्रोत बनाना है, बल्कि एक लाभकारी गठबंधन बनाने की भी उम्मीद है। साथ ही कुछ और ऐसे उद्देश्य भी हैं जो अभी तक समझ से परे हैं। शुरुआत में ड्रीम आइलैंड पर सुपर हाई एनर्जी बैटरी का उत्पादन कुछ मुश्किलों भरा जरूर था, लेकिन ये कमी की स्थिति तक नहीं पहुंचा था। यानफेई ने उत्पादन क्षमता के बारे में इतना तनावपूर्ण होने की बात इसलिए की थी ताकि एक दुर्लभ उत्पाद की छवि बनाई जा सके, ताकि वह जल्दी से लोगों को अपने साथ जोड़ सके और एक और लाभकारी गठबंधन बना सके। ड्रीम आइलैंड अब एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। एक बार जब उसके दुश्मनों को यह एहसास हो जाएगा कि सैन्य कार्रवाई ड्रीम आइलैंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो वे यानफेई को समझौता करने के लिए मजबूर करने हेतु ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जरूर सोचेंगे। इसलिए कंपनी के नकदी प्रवाह में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए यानफेई के पास सुपर हाई एनर्जी बैटरी का अनावरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि कंपनी को सबसे बुरी स्थिति में भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ड्रीम आइलैंड पहुंचने के बाद ही लू पिनपिन को यानक्यू की प्रयोगशाला में शोध की जा रही सुपर हाई एनर्जी बैटरी तकनीक के बारे में पता चला। इसके अलावा यानफेई ने उससे इस बारे में पहले ही बात कर ली थी, इसलिए वह इससे अच्छी तरह वाकिफ थी और यानफेई की बातों पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी के अन्य वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों ने ये खबर पहली बार सुनी थी, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। बाजार की गहरी समझ रखने वाले सच्चे अभिजात वर्ग होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस सुपर हाई एनर्जी बैटरी की विशाल बाजार क्षमता को समझा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस उत्पाद की पूरी क्षमता का दोहन करके ही ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी उत्पादों की वर्तमान कुल बिक्री के बराबर पहुंचा जा सकता है। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही ड्रीम टेक्नोलॉजी की बिक्री दोगुनी हो गई। इसलिए अपनी कंपनी में एक नए प्रमुख उत्पाद की खोज करते ही ड्रीम टेक्नोलॉजी के उच्च अधिकारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई और वे प्रेरणा से भर गए।
यहाँ तक कि जिन लोगों को पहले ड्रीम आइलैंड पर काम करना थोड़ा असुविधाजनक लगता था, वे भी अपनी सोच बदलने लगे और अब इसे काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह मानने लगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये सुपर हाई एनर्जी बैटरी यानफेई द्वारा बताए गए प्रदर्शन को पूरा कर पाएगी, उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था। इतने सालों में ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा प्रचारित किसी भी उत्पाद का कभी भी झूठा विज्ञापन नहीं किया गया था। इसलिए उन्हें यानफेई और लुपिनपिन की बातों पर पूरा भरोसा था। यानफेई ने अपने कर्मचारियों के मनोबल में बदलाव देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पांचवी खबर जो मैं बताना चाहता हूं वह ये है कि ड्रीम आइलैंड पर हमने एड्स का इलाज विकसित कर लिया है। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि अब से एड्स कोई लाइलाज बीमारी नहीं रही और अब मिस्टी आइलैंड पर इसका इलाज संभव है। यानफी की बातें सुनकर सभी दंग रह गए। उनकी प्रतिक्रिया उस उत्साह से बिल्कुल अलग थी जो सुपर हाई एनर्जी बैटरी के लॉन्च पर था। ड्रीम आइलैंड ने अभी अभी वजन घटाने वाली कुकीज और सौंदर्य प्रसाधनों के क्षेत्र से आगे बढ़कर एक असली हाईटेक उत्पाद पेश किया था और एड्स का इलाज खोजकर तुरंत चिकित्सा क्षेत्र में वापसी कर ली थी। इससे सभी को अपरिहार्यता का एहसास हुआ, साथ ही संदेह भी पैदा हुए। एड्स कई सालों से मौजूद था और मानवता इसका इलाज नहीं कर पाई थी। क्या ड्रीम आइलैंड में सचमुच इस लाइलाज बीमारी का इलाज करने की क्षमता थी? यानफेई को पता था कि इन लोगों को ये खबर स्वीकार करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और आगे कहा, हमारी ड्रीम टेक्नोलॉजी चीन के भीतर से 100 एड्स रोगियों को भर्ती करेगी जिन्हें इलाज के लिए ड्रीम आइलैंड लाया जाएगा। उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया पर आधिकारिक विशेषज्ञों की नजर रहेगी और डेटा हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यानफेई की बातें सुनकर चीन में टेलीविजन लाइव प्रसारण देख रहे एड्स रोगियों के परिवार के सदस्य तुरंत उत्साहित हो गए और सभी मुफ्त इलाज का मौका पाने की कामना करने लगे। आखिरकार एड्स अभी भी एक लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई ज्ञात इलाज नहीं था और ड्रीम टेक्नोलॉजी के पिछले उत्पादों के प्रदर्शन के आधार पर वे एक मजबूत कंपनी थे। हालांकि उन्हें ड्रीम टेक्नोलॉजी की एड्स के इलाज की क्षमता पर संदेह था, लेकिन यह उनके लिए आशा की एक किरण थी और वे इस पर विचार करने लगे कि ड्रीम आइलैंड पर इलाज के लिए पात्र 100 लोगों में कैसे शामिल हुआ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही यानफेई 5 खबरें सुना चुके थे। इनमें से कोई भी घोषणा अभूतपूर्व नहीं थी और उनके द्वारा बताए गए कुछ फैसले दुनिया की संरचना के कुछ हिस्सों को बदल भी सकते थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यानफेई के पास अभी एक और भी जबरदस्त खबर सुनाने को बाकी थी। यानफेई ने अपने नीचे उम्मीद भरी आंखों से देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, छठी खबर जो मैं बताने जा रहा हूं वह यह है कि हमारे ड्रीम आइलैंड ने सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की एक विधि विकसित कर ली है। इसलिए मैं गर्व से घोषणा कर सकता हूं कि अब से कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं रही, अब इसे मिस्टी आइलैंड द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानफेई की छठी घोषणा लगभग 5वीं घोषणा जैसी ही थी, सिवाय इसके कि जिस लाइलाज बीमारी का इलाज हो चुका था वह एड्स से कैंसर में बदल गई थी। ये खबर पिछली खबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। गौर करने वाली बात यह है कि एड्स के मरीजों की तुलना में कैंसर के मरीज कहीं ज्यादा हैं और इलाज की प्रक्रिया ज्यादा दर्दनाक है, इसलिए कैंसर का इलाज सभी के लिए एक वरदान होगा। आखिरकार एड्स अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है और अगर सावधानी बरती जाए तो इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। लेकिन कैंसर लोगों के एक विशाल समूह को प्रभावित करता है, किसी को भी कैंसर हो सकता है, इसलिए कैंसर का इलाज वास्तव में मानवता के लिए एक पुण्य कार्य है। freewebnovel.com। नीचे स्पष्ट रूप से उत्साहित भीड़ को देखकर यानफेई के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। उसने एड्स और कैंसर का इलाज करने की अपनी क्षमता की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि वह इन उपचारों को स्वप्न द्वीप के लिए एक ताबीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि यह ताबीज पूरी तरह विश्वसनीय नहीं था, फिर भी उसके दुश्मन उससे मुकाबला करने की सोचते तो इसे जरूर ध्यान में रखते। यानफेई ने आगे कहा, ड्रीम टेक्नोलॉजी चीन के 100 कैंसर रोगियों को भर्ती करेगी जिन्हें इलाज के लिए ड्रीम आइलैंड लाया जाएगा। उनकी उपचार प्रक्रिया की पूरी निगरानी आधिकारिक विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी और फिर यह उपचार डेटा हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही यानफेई ने अपना निर्णय सुनाया, सभी ने उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैंसर रोगियों की संख्या इतनी विशाल थी कि लगभग हर परिवार के रिश्तेदार या दोस्त कैंसर की पीड़ा से परिचित थे। यानफेई के निर्णय ने अब उनके हितों को प्रभावित किया, इसलिए वे सभी ड्रीम टेक्नोलॉजी से संपर्क करने के तरीके खोजने लगे, इस उम्मीद में कि उनके परिवार या दोस्त भी उन 100 लोगों की सूची में शामिल हो जाएं। freewebnovel.com। यानफेई ने समाचार सम्मेलन के कुछ हद तक अव्यवस्थित दृश्य पर नजर डाली और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कहा, मैं अब 7वीं खबर की घोषणा करता हूं।
ड्रीम आइलैंड पर दुनिया का पहला लाइलाज बीमारी अस्पताल स्थापित किया गया है, जो एड्स रोगियों और विभिन्न कैंसर रोगियों दोनों का इलाज करने में सक्षम है। ये घोषणा करने के बाद यान फेई ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि मंच से नीचे उतरकर मुख्य मंच पर बैठ गए। लू पिनपिंग ने अपने पास रखा माइक्रोफोन उठाया और कहा, श्री यान फेई ने आज जो समाचार हमारे लिए लाया है, उसके लिए हम उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। मैं अब घोषणा करता हूं कि आज के सम्मेलन का समाचार विमोचन खंड आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। अब हम प्रश्नकाल शुरू करेंगे। लू पिनपिंग के बोलते ही टेलीविजन स्टेशनों और मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। यान फेई द्वारा अभी अभी घोषित सातों समाचार अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थे। हालांकि यान फेई ने विस्तार से नहीं बताया था, इसलिए उनके पास ढेरों सवाल थे और वे यान फेई से कुछ पूछना चाहते थे। हालांकि ये लोग चीन के राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के पत्रकार थे, लेकिन उन्हें ड्रीम आइलैंड की विशिष्टता के बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था और इसीलिए उन्होंने यान फेई के भाषण में कोई बाधा डाले बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के नियमों का सख्ती से पालन किया। लेकिन अब जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, वे उत्सुकता से अपने प्रश्न पूछने के लिए दौड़ पड़े। जो मित्र इस पुस्तक को अन्य वेबसाइटों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कृपया लेखक का समर्थन करने के लिए यदि संभव हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएं। चाहे वह आपकी पसंदीदा पुस्तकों, अनुशंसाओं या सदस्यताओं के माध्यम से हो, कोई भी समर्थन लेखक को लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद। यान फेई ने अभी अभी 7 खबरें जारी की थीं, लेकिन उन्होंने कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया था, इसलिए हालांकि सभी लोग इस खबर से हैरान थे, लेकिन उनके मन में सवाल भी थे। अब जब सवाल पूछने का मौका मिला तो सभी मीडियाकर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए। लू पिनपिंग ने नीचे बैठे पत्रकारों पर नजर डाली और लापरवाही से एक दुबली पतली महिला की ओर इशारा किया, जो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, श्रीमान यान फेई, नमस्ते। मैं गाओ होंग हूँ, चीन के जिक्सी टीवी की पत्रकार। सबसे पहले मैं आपको इतने खूबसूरत ड्रीम आइलैंड के मालिक होने पर बधाई देना चाहती हूँ और फिर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यान फेई ने कहा, कृपया पूछिए। गाओ होंग ने कहा, आपने पहले ही बताया है कि ड्रीम आइलैंड आपकी निजी संपत्ति है, तो आप ड्रीम आइलैंड पर काम करने वालों का प्रबंधन कैसे करेंगे? इसके अलावा ड्रीम आइलैंड और देश के बीच क्या संबंध है? क्या ड्रीम आइलैंड के उद्यमों पर देश द्वारा कर लगाया जाएगा? और अगर लोग ड्रीम आइलैंड जाना चाहते हैं तो उन्हें किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? ड्रीम आइलैंड के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी पत्रकारों को चीन की ओर से विशेष रूप से चुना और नियुक्त किया गया था। उन्हें प्रस्थान से पहले अपने वरिष्ठों से स्पष्ट निर्देश मिले थे, क्योंकि वे चीन और ड्रीम आइलैंड के बीच संबंधों और सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए वे सवाल पूछने में संकोच नहीं करेंगे और अत्यधिक संवेदनशील और पेचीदा सवालों से बचेंगे। फिर भी पहले पत्रकार का सवाल काफी संवेदनशील और पेचीदा था और एक खराब जवाब चीनी लोगों की नज़र में ड्रीम आइलैंड की खराब छवि छोड़ सकता था। freewebnovel.com। यान फेई ने एक पल के लिए अपने विचारों को व्यवस्थित किया, फिर धीरे से शब्द दर शब्द बोला, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, वह ये है कि ड्रीम आइलैंड पूरी तरह से मेरे निजी स्वामित्व में है, इसलिए ड्रीम आइलैंड की हर चीज मेरी है और मैं ड्रीम आइलैंड के प्रबंधन के तरीके खुद तय कर सकता हूं। हालांकि ड्रीम आइलैंड के कर्मचारी चीनी हैं, इसलिए उनका प्रबंधन करते समय मैं निश्चित रूप से चीन के कानूनों के साथ उच्च स्तर की स्थिरता बनाए रखूंगा, लेकिन ड्रीम आइलैंड की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कुछ बदलाव वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार किए जाएंगे। मैं एक चीनी हूं और ड्रीम आइलैंड मेरी निजी संपत्ति है। ये सिर्फ एक द्वीप है, कोई संप्रभु देश नहीं। मिस्टी आइलैंड के मजदूरों की राष्ट्रीयता नहीं बदलेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ड्रीम आइलैंड को एक ऐसा द्वीप माना जाता है जिसने अपनी संप्रभुता त्याग दी है और भविष्य में किसी भी देश का हिस्सा नहीं होगा। ड्रीम आइलैंड पर स्थित उद्यमों पर मेरे अलावा किसी भी देश का शासन नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी भी देश को कर नहीं देंगे। हालांकि ड्रीम आइलैंड की स्थिति बहुत खास है। जब इसके उत्पाद चीन के भीतर बेचे जाते हैं तो देश को कर न चुका पाने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए विशेष करों का एक हिस्सा दिया जाएगा। ड्रीम आइलैंड की स्थिति बेहद खास है, मानव इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था, इसलिए चीनी वार्ता दल के साथ बातचीत के दौरान यान फेई ने पहल करके देश को विशेष करों का एक हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा था ताकि करों से वसूल न हो सकने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। लेकिन चूंकि ये दो देशों के बीच का रिश्ता नहीं है, इसलिए इन करों को टैरिफ नहीं बल्कि विशेष कर कहा जा सकता है। यान फेई ने कहा, एक चीनी व्यक्ति होने के नाते मेरी स्थिति के कारण ड्रीम आइलैंड आने वाले चीनी लोग देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं,
बल्कि एक निजी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति का है, और इसलिए कोई विशेष प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। हालांकि चूंकि ड्रीम आइलैंड का क्षेत्र बड़ा नहीं है और मेहमानों को प्राप्त करने की इसकी क्षमता सीमित है, इसलिए ड्रीम आइलैंड की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ड्रीम आइलैंड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पहले से आरक्षण करना होगा। बुकिंग के बाद ही कोई आधिकारिक तौर पर ड्रीम आइलैंड में प्रवेश कर सकता है। मिस्टी द्वीप की स्थिति के बारे में यान फेई की व्याख्या सुनने के बाद सभी लोग चिंतनशील दिखे। फिर एक बार फिर उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। लू पिनपिन ने एक साधारण सी दिखने वाली महिला पत्रकार की ओर इशारा किया, जो खड़ी होकर बोली, श्रीमान यान फेई, नमस्ते। मैं दक्षिणी समाचार पत्र से झांग लू हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ड्रीम आइलैंड की जमीन खरीदी और बेची जा सकती है? अगर मैं ड्रीम आइलैंड पर घर बनाना चाहती हूँ तो क्या प्रक्रियाएं जरूरी हैं? यान फेई ने कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई अभी भी घरों के विषय में बहुत रुचि रखता है। दर्शक हंसने लगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि चाहे अनचाहे, रियल एस्टेट चीन की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। यही वजह है कि घरों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, आम लोगों की क्रय शक्ति से कहीं ज्यादा, जिससे वे हसरत से आहें भर रहे हैं। ड्रीम आइलैंड जैसे बिल्कुल नए द्वीप की खोज के बाद उन्हें तुरंत जमीन और आवास के मुद्दों का ख्याल आया। यान फेई ने गंभीरता से कहा, चाहे अभी हो या भविष्य में, ड्रीम आइलैंड पर जमीन के मालिकाना हक की बिक्री किसी भी रूप में नहीं होगी। अगर आप ड्रीम आइलैंड की जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सिर्फ पट्टे पर देकर ही किया जा सकता है, और जमीन के इस्तेमाल का अधिकार आपको मिलेगा, जमीन का मालिकाना हक नहीं। ड्रीम आइलैंड पर घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जमीन के इस्तेमाल का अधिकार हासिल करना होगा, और दूसरा, आपके निर्माण के लिए ड्रीम आइलैंड से मंजूरी और परमिट लेना होगा। यान फेई द्वारा मिस्टी द्वीप पर भूमि उपयोग की शर्तों को सुनकर सभी को अपनापन सा महसूस हुआ। पता चला कि यान फेई चीन के अनुभव से पूरी तरह सीख रहे थे। चीन में जमीन सरकारी है, जबकि ड्रीम आइलैंड पर जमीन यान फेई के निजी स्वामित्व में है। हालांकि कुछ हद तक जमीन के स्वामित्व को संभालने का उनका तरीका एक जैसा ही है। बस जमीन के उपयोग के अधिकारों की बिक्री, स्वामित्व को सुरक्षित रखते हुए। इसके कई फायदे हैं जो चीन के अनुभव से पहले ही साबित हो चुके हैं। इसलिए यान फेई ड्रीम आइलैंड पर जमीन का स्वामित्व दूसरों को बेचने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर सभी ने फिर से अपने हाथ उठाए, और इस बार लू पिनपिन ने एक युवक की ओर इशारा किया जो खड़ा था और बोला, श्रीमान यान फेई, नमस्ते। मैं शिनवेन नेट से जू हुनफेई हूँ। आपने अभी बताया कि ड्रीम आइलैंड पर एक लाइलाज बीमारी अस्पताल है जो एड्स और कैंसर के रोगियों के इलाज में माहिर है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लाइलाज बीमारी अस्पताल में इलाज कैसे मिलता है और इलाज का खर्च कितना है? यान फेई ने कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई टर्मिनल इलनेस अस्पताल को लेकर बहुत चिंतित है। मैं विस्तार से बताऊंगा। हमारे अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की क्षमता सीमित है, इसलिए हम प्रतिदिन केवल 100 मरीजों का ही इलाज कर सकते हैं। टर्मिनल इलनेस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आपको 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, अग्रिम भुगतान करना होगा। दूसरी, मरीज का देश हमारे ड्रीम आइलैंड की मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका में होना चाहिए। चीन के एक मरीज के इलाज का खर्च 50 लाख युआन है, जबकि अन्य देशों के मरीजों के इलाज का खर्च अलग से तय करना होगा। ये सुनकर सभी को लगा कि 50 लाख युआन का इलाज वाकई बहुत महंगा है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी के पूरी तरह ठीक होने की संभावना के बारे में सोचकर ये सार्थक लगा। आखिरकार कोई भी धनराशि किसी जीवित जीवन को वापस नहीं खरीद सकती। हालांकि उन्होंने उस मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका के बारे में कभी नहीं सुना था जिसका जिक्र यान फेई ने अभी किया था, इसलिए कुछ उलझन हुई। यान फेई ने बताया, तथाकथित मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका का अर्थ है कि देश को ड्रीम आइलैंड के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए और ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगा सकते, या ड्रीम आइलैंड और ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मियों को अनुचित रूप से हिरासत में नहीं ले सकते। केवल मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका में शामिल देश ही अपने मरीजों का इलाज टर्मिनल इलनेस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। उन देशों के नागरिकों के लिए विशिष्ट उपचार लागत संबंधित वार्ताओं के दौरान निर्धारित की जाएगी। हालांकि चीन को अन्य देशों में नहीं माना जाता है और ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है। हम सभी चीनी मरीजों का इलाज कराने के लिए स्वागत करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद नीचे बैठे पत्रकारों ने फिर से अपने हाथ उठाए, और इस बार लू पिनपिन ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो खड़ा होकर बोला, श्रीमान यान फेई, नमस्ते। मैं जिया रेन हूँ, शिनशे का एक पत्रकार। मेरा प्रश्न यह है कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एड्स और कैंसर का इलाज कर सकते हैं?
साथ ही क्या आपका लाइलाज बीमारी अस्पताल अन्य असाध्य रोगों का इलाज कर सकता है? आप घरेलू स्तर पर मुफ्त इलाज पाने वाले एड्स और कैंसर रोगियों की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे? यान फेई मुस्कुराए और बोली, लगता है किसी को ड्रीम आइलैंड की तकनीक पर ज्यादा भरोसा नहीं है। हालांकि मैं इलाज की विशिष्ट प्रक्रिया का खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह हमारा व्यापारिक रहस्य है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने असाध्य रोगों से ग्रस्त 200 मरीजों को भर्ती करने का फैसला किया है और उनका इलाज चीन के शीर्ष विशेषज्ञों की देखरेख में होगा। कुछ ही समय में आपको हमारे लाइलाज बीमारी अस्पताल की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जहां तक अन्य प्रकार की असाध्य बीमारियों का सवाल है, मैं बस इतना कह सकती हूं कि अन्य बीमारियों के इलाज की घोषणा करने का ये सही समय नहीं है। यान फेई के शब्दों को सुनकर श्रोता हैरान रह गए, इसलिए नहीं कि यान फेई ने पुष्टि की कि ड्रीम आइलैंड में वास्तव में एड्स और कैंसर का इलाज करने की क्षमता है, बल्कि इसलिए कि टर्मिनल इलनेस हॉस्पिटल बहुत प्रभावशाली लग रहा था, मानो इसमें अन्य असाध्य रोगों का इलाज करने की भी क्षमता हो। ये सिर्फ इतना था कि यान फेई ने कुछ कारणों से सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया था। दरअसल यान फेई का बयान कुछ अस्पष्ट था, जिससे ये पुष्टि नहीं हुई कि नए प्रकार के असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त हुई है या नहीं, क्योंकि यान क्यू ने अभी तक असाध्य रोगों पर किसी नई सफलता की घोषणा नहीं की थी। हालांकि यान क्यू निरंतर शोध कर रहे थे और अगर यह जारी रहा तो नए असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त करना निश्चित रूप से सामने आएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने बयान को अस्पष्ट रखा ताकि भविष्य के विकास के लिए गुंजाइश बनी रहे। अगर नए असाध्य रोग सामने आते तो वे इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए कर सकते थे। freewebnovel.com। यान फेई ने आगे कहा, चीन के जिन 200 मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा, उनके नाम चीन के रेड क्रॉस द्वारा तय किए जाएंगे। रेड क्रॉस द्वारा उनके नामों की पुष्टि के बाद वे इलाज के लिए अलग अलग समूहों में ड्रीम आइलैंड आएंगे। पूरी इलाज प्रक्रिया के दौरान उन्हें कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, उनके सभी चिकित्सा खर्च ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा वहन किए जाएंगे। साथ ही हम पूरी इलाज प्रक्रिया की निगरानी के लिए चीन के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करेंगे। यान फेई ने ड्रीम आइलैंड में मुफ्त इलाज के लिए 200 मरीजों को चुनने के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला, उन्हें परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करना ताकि टर्मिनल बीमारी अस्पताल की वास्तविक ताकत साबित हो सके। दूसरा, अस्पताल की प्रतिष्ठा को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रचार करना था। हालांकि यान फेई जानता था कि इन 200 मरीजों का चयन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ड्रीम आइलैंड इस सूची को तय करता तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी और अस्पताल सार्वजनिक दुश्मन बन सकता था। इसलिए उसने बहुत ही निर्णायक रूप से चयन का अधिकार चीन के रेड क्रॉस को दे दिया। इस तरह अगर चयन प्रक्रिया में कोई समस्या आती तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की होती, ड्रीम आइलैंड से संबंधित नहीं। यान फेई ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठे संदेहों का समाधान किया। फिर भी पत्रकार उत्साहित रहे और उन्होंने फिर से हाथ उठाए। इस बार लू पिंगपिंग ने एक वृद्ध पुरुष पत्रकार की ओर इशारा किया। वृद्ध पुरुष पत्रकार ने खड़े होकर कहा, श्रीमान यान फेई, नमस्ते, मैं हांगकांग के मिंगपाओ से क्वान योन बोल रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी वजन घटाने वाली कुकीज और सौंदर्य प्रसाधनों के अनुसंधान और उत्पादन में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। मेरी जानकारी के अनुसार आज तक कोई भी अन्य उद्यम समान उत्पाद नहीं बना सका है। हालांकि आप इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं, लेकिन आपको बैटरियों के अनुसंधान का कोई अनुभव नहीं है। आपने इतनी प्रभावशाली सुपर हाई एनर्जी बैटरी कैसे विकसित की? क्या ये सुपर हाई एनर्जी बैटरी चीन के बाहर के निर्माताओं को भी आपूर्ति की जाएगी? यान फेई ने एक पल सोचा, फिर कहा, सफलता 99% पसीना और 1% प्रतिभा का मिश्रण है, लेकिन आमतौर पर 1% प्रतिभा 99% पसीने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक दिन ड्रीम आइलैंड की प्रयोगशाला में अचानक एक प्रतिभा का उदय हुआ और उस पर शोध करने के बाद उन्होंने सुपर हाई एनर्जी बैटरी का आविष्कार किया। इसलिए भले ही हमने पहले बैटरी तकनीक पर शोध नहीं किया था, फिर भी हम सुपर हाई एनर्जी बैटरी बनाने में सक्षम थे। चाहे वह मूल संस्करण हो या सुपर हाई एनर्जी बैटरी का कमजोर संस्करण, दोनों ही यान क्यू के शोध के परिणाम थे। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई घटना के बाद यान क्यू अब सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होना चाहता था, इसलिए यानफी ने यान क्यू की भूमिका का प्रचार किए बिना उसे छिपाए रखा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए हमले में यान क्यू भी शामिल था। हालांकि बाद में उन्होंने उससे माफी मांगी, लेकिन ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ड्रीम आइलैंड के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए यान क्यू का इस्तेमाल न करे।
यान फेई ने कहा, मैंने पहले ही बताया है कि हम सुपर हाई एनर्जी बैटरी में रुचि रखने वाले सभी निर्माताओं का ड्रीम आइलैंड में व्यावसायिक चर्चा के लिए आने का स्वागत करते हैं। इसमें न केवल चीन के निर्माता बल्कि चीन के बाहर के निर्माता भी शामिल हैं। जब तक सहयोग समझौता हो जाता है, वे भी सुपर हाई एनर्जी बैटरी की आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। सुपर हाई एनर्जी बैटरी के इस्तेमाल पर बातचीत करते समय यान फेई निश्चित रूप से चीनी निर्माताओं के हितों को प्राथमिकता देगा। हालांकि अगर चीनी निर्माता इसे पसंद नहीं करते और ड्रीम आइलैंड को बेवकूफ समझते हैं, तो यान फेई को अपने प्रतिस्पर्धियों को सुपर हाई एनर्जी बैटरी उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। freewebnovel.com। नीचे बैठे पत्रकारों ने एक बार फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और लू पिंगपिंग ने एक साधारण सी दिखने वाली युवती की ओर इशारा किया, जो खड़ी होकर बोली, श्रीमान यान फेई, नमस्ते। मैं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण समाचार पत्र से लियू फैंग हूँ। आपने अभी अभी ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय ड्रीम आइलैंड ले जाने की बात कही है, इसलिए अगर आपके मुख्यालय के कर्मचारी ड्रीम आइलैंड पर काम करने को तैयार नहीं हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसके अलावा आप ड्रीम आइलैंड पर काम करने वालों को आवास सहित बहुत ही उदार कल्याणकारी लाभ प्रदान करते हैं। क्या चीन में आपके कर्मचारियों को भी ये लाभ मिलेंगे? यान फेई ने कहा, ड्रीम टेक्नोलॉजी एक उच्च स्तर की स्वतंत्रता वाली कंपनी है। हम हर कर्मचारी की नौकरी की पसंद का सम्मान करते हैं। अगर कोई कर्मचारी ड्रीम आइलैंड पर काम करने को तैयार नहीं है, तो हम वास्तविक स्थिति के अनुसार उसकी स्थिति को समायोजित करेंगे। यान फेई ने पहले लू पिंगपिंग से इस मामले पर चर्चा की थी। अगर उच्च अधिकारी ड्रीम आइलैंड पर काम नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों को भविष्य में प्रबंधन से बाहर रखा जाएगा और उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। कोई भी कंपनी उन लोगों का स्वागत नहीं करती जो कार्य व्यवस्था का पालन नहीं करते। हालांकि चूंकि यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यान फेई स्वाभाविक रूप से अपने मन की बात जाहिर नहीं कर पाए और उन्होंने नौकरी की स्थिति में बदलाव करके इसे स्पष्ट रूप से संभाला। ड्रीम आइलैंड पर काम करते हुए शुरुआती कामकाजी माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको कठिनाइयों के लिए तैयार रहना होगा और अस्थायी रूप से अपने परिवार से दूर रहना होगा, इसलिए उनके लिए ये सुविधाएं प्राप्त करना स्वाभाविक है। जहां तक चीन में काम करने वालों की बात है, उनके लिए काम करने का माहौल बहुत अच्छा है और उन्हें ड्रीम आइलैंड पर मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। freewebnovel.com। ड्रीम आइलैंड यान फेई का क्षेत्र है, जमीन की कोई कीमत नहीं है और निर्माण लागत बहुत कम है, इसलिए श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर चीन में जमीन की महंगी कीमत को देखते हुए यही सुविधाएं वहां के कर्मचारियों को भी मिलती, तो ड्रीम टेक्नोलॉजी ज्यादा कमाई करके भी इतनी ज्यादा कल्याणकारी सुविधाएं नहीं दे पाती। इसलिए सिर्फ ड्रीम आइलैंड के लोगों को ही ये सुविधाएं मिलती हैं, जबकि चीन के लोगों को नहीं। यान फेई की बातें सुनकर ड्रीम टेक्नोलॉजी का प्रबंधन सोचने लगा। यान फेई की हालिया टिप्पणियां स्पष्ट नहीं थीं, इसलिए दूसरों को समझ नहीं आईं, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और स्वाभाविक रूप से यान फेई के निहितार्थ समझ गए। अगर वे कंपनी की कार्य व्यवस्था का पालन नहीं करते, तो ऐसा लगता था कि वे जल्दी ही अपने उच्च वेतन वाले पदों को छोड़ देंगे, है ना? वे महत्वपूर्ण लग रहे थे, लेकिन वे मन ही मन जानते थे कि चीन की मुख्य तकनीक यान फेई और लू पिंगपिंग के हाथों में थी, इसलिए उनके जाने का कंपनी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर नीचे बैठे पत्रकारों ने फिर से अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए और लू पिंगपिंग ने एक लंबी, सेक्सी और बहुत खूबसूरत युवती की ओर इशारा किया। वह सुंदर महिला खड़ी हुई और बोली, श्रीमान यान फेई, नमस्ते, मैं पर्यावरण समाचार पत्र से हुई आई हूँ। क्या आप टर्मिनल बीमारी अस्पताल में एड्स और कैंसर का इलाज करते समय दवा का उपयोग करते हैं? यदि ये दवा है, तो क्या इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है ताकि हर जरूरतमंद मरीज इसका उपयोग कर सके? आखिरकार आपका टर्मिनल बीमारी अस्पताल एक दिन में केवल 100 मरीजों का ही इलाज कर सकता है, जो सभी मरीजों के लिए एक बूंद के समान है। यान फेई मुस्कुराए और बोले, हमारा टर्मिनल इलनेस अस्पताल असाध्य रोगों से पीड़ित इन रोगियों के इलाज के लिए एक अद्भुत उपकरण का उपयोग करता है, जिसके संचालन के लिए अत्यधिक पेशेवर कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दवा नहीं है और हम इसे दवा के रूप में उत्पादित नहीं कर सकते। वर्तमान में टर्मिनल इलनेस अस्पताल के लिए प्रतिदिन 100 रोगियों का इलाज करना ही सीमा है। बेशक अस्पताल ने मरीजों के इलाज के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया था, लेकिन यान फेई उन दवाओं को कैसे फैलने दे सकता था? वह भूख की मार्केटिंग की सबसे घिसी पिटी रणनीति अपनाकर अभाव का एहसास पैदा कर रहा था। लोगों को यह एहसास दिला रहा था कि ड्रीम आइलैंड का लाइलाज बीमारी अस्पताल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें जिंदा रहने के लिए ड्रीम आइलैंड की जरूरत है। सिर्फ इसी तरह लाइलाज बीमारी अस्पताल का महत्व उजागर हो सकता था
और ड्रीम आइलैंड अपना उद्देश्य हासिल कर सकता था। अगर ये दवाइयां बाजार में भर जाएं, तो ड्रीम टेक्नोलॉजी भले ही खूब पैसा कमा ले, लेकिन इससे यानफेई और ड्रीम आइलैंड को कोई फायदा नहीं होगा। यानफेई का जवाब सुनने के बाद हु ये नामक पत्रकार शांत नहीं हुए, बल्कि पूछा, श्रीमान यानफेई, क्या लाइलाज बीमारी अस्पताल के उपचार उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है? यदि उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, तो क्या उन्हें दुनिया भर के अस्पतालों को प्रदान किया जा सकता है ताकि सभी जरूरतमंद मरीज तकनीकी प्रगति का लाभ उठा सकें? हुई को दूसरा प्रश्न पूछकर प्रश्नों का क्रम तोड़ते देख न केवल नीचे बैठे पत्रकार कुछ असंतुष्ट हुए, बल्कि मंच पर मौजूद लू पिनपिन भी कुछ नाखुश हुई। उन्होंने बात संभाली और कहा, रिपोर्टर हु, कृपया कार्यक्रम स्थल के अनुशासन का पालन करें। एक समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है और आगे के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। इनाम के लिए बुक फ्रेंड 1,73,178 का शुक्रिया। आपकी सदस्यता के लिए धन्यवाद और मासिक और सिफारिश टिकटों के लिए आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद। जो मित्र इस पुस्तक को अन्य वेबसाइटों पर पढ़ रहे हैं, वे यदि संभव हो तो लेखक का समर्थन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर आएं। चाहे वह संग्रह हो, अनुशंसा हो या सदस्यता हो, कोई भी समर्थन लेखक को लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद। तक चीन की उचित व्यवस्थाओं के कारण इस लाइव प्रसारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बहुत अच्छा रहा था। हालांकि कुछ पत्रकारों ने संवेदनशील और तीखे सवाल पूछे, लेकिन बातचीत दोस्ताना अंदाज में हुई। कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई, जब तक कि हुई नाम की एक खूबसूरत महिला ने आकर स्थापित पूछताछ प्रोटोकॉल को भंग नहीं कर दिया। लू पिनपिन की अप्रत्यक्ष चेतावनी सुनने के बाद ये पत्रकार आश्वस्त नहीं दिखी। उसे लगा कि वह दुनिया भर के जरूरतमंद मरीजों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उसका मुद्दा जायज है। इसलिए हक जताते हुए वह बैठी नहीं, बल्कि अपनी बात पर अड़ी रही। क्या मैं संचालक महोदय से पूछ सकती हूँ कि क्या मेरे प्रश्न में कुछ अनुचित है? आप अपनी उपचार पद्धति क्यों नहीं बता सकती? शायद आपको इसके लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। या फिर इसमें कोई धोखा है जिसकी वजह से आप सच सच जवाब नहीं दे पा रही हैं? लू पिनपिन ने जवाब दिया, पत्रकार महोदया, मुझे लगता है कि आपका रवैया बहुत अनुचित है। सबसे पहले, लाइलाज बीमारी अस्पताल कैसे काम करता है, ये हमारा व्यापारिक रहस्य है और कोई भी अपने व्यापारिक रहस्यों का खुलासा नहीं करेगा। हालांकि चूंकि आप युवा हैं, इसलिए मैं आपको माफ कर दूंगा। मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि यह उपचार उपकरण हमारी ड्रीम आइलैंड प्रयोगशाला के दिमाग की उपज है। यह अद्भुत है, लेकिन इसे बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल बेहद दुर्लभ है। पर्याप्त निवेश के बावजूद हम केवल एक उपकरण ही बना पाए हैं और दुनिया भर में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। दूसरी बात, भले ही पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो, लेकिन पर्याप्त पेशेवर रूप से प्रशिक्षित ऑपरेटरों के बिना असाध्य रोगों का इलाज करना संभव नहीं होगा। हुई ने कहा, अगर आप इस उपकरण का निर्माण जारी नहीं रख सकते तो इसकी उत्पादन विधि का खुलासा क्यों नहीं करते और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे क्षमतावान देशों को इसका उत्पादन करने क्यों नहीं देते? उनके पास प्रभावशाली उत्पादन क्षमता है और वे निश्चित रूप से अधिक रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपकरण बना सकते हैं। जहां तक पेशेवर संचालकों की बात है, अगर आप प्रशिक्षण सामग्री साझा करते हैं, तो क्या आप अरबों पृथ्वीवासियों में से कुछ योग्य लोग नहीं ढूंढ सकते? ध्यान रखें कि एड्स और कैंसर पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। इन उपचारों का खुलासा करके आप पूरी मानवजाति के हित में भी काम कर रहे होंगे। एक तरह से इन दो असाध्य रोगों के उपचार के तरीकों को दुनिया की साझा संपत्ति माना जाना चाहिए और आपको इन्हें अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हुई के शब्दों में तर्क सुनकर न केवल मंच पर मौजूद लू पिनपिन को, बल्कि टेलीविजन पर लाइव प्रसारण देख रहे अन्य लोगों को भी हैरानी हुई। क्या हुई चीनी है? क्या वह मूर्ख है? एड्स और कैंसर का इलाज ड्रीम आइलैंड की विशिष्ट तकनीक है, उनका व्यावसायिक रहस्य। ये कैसे संभव है कि यह सबके सामने प्रकट हो? बहुत कुछ मानव जाति की साझा संपत्ति होने का दावा किया जाता है। क्या कभी किसी ने इस संपत्ति को दूसरों के साथ खुलकर साझा किया है? क्या वह पश्चिमी उदारवादी विचारधाराओं के जहर में फंसी एक और युवा चीनी है, या उसका कोई और गुप्त उद्देश्य है? यानफेई अब और सुन नहीं सका। गर्व से भरी हुई यही की ओर देखते हुए उसने कहा, पत्रकार हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है। हुई को थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसे अपने रूप और फिगर पर बहुत गर्व था। अब तो चीन के सबसे धनी व्यक्ति यानफेई ने भी उसकी खूबसूरती पर गौर कर लिया था। हुई ने जवाब दिया, ये प्राकृतिक सुंदरता है जिसे दूसरे लोग आसानी से नहीं सीख सकते।
ऐसा लगता है कि श्री यान फेई भी सुंदर महिलाओं की सराहना करते हैं। यान फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन ड्रीम आइलैंड के निर्माण मजदूर तुम्हें पसंद करते हैं। वे यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और महीनों से अपनी महिलाओं को नहीं देखा है, इसलिए वे तुम्हारे साथ सोना चाहेंगे। टेलीविजन लाइव ब्रॉडकास्ट में यान फेई की ऐसी बातें सुनकर हु येई का चेहरा तुरंत बदल गया। यह अब तक का उसका सबसे गंभीर अपमान था। यान फेई को अपने शब्दों की अनुपयुक्तता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, और उसने आगे कहा, तुम्हारी सुंदरता इस दुनिया में दुर्लभ है और यह समस्त मानवता की साझा संपत्ति का हिस्सा भी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह इन निर्माण श्रमिकों की भी है। ये देखकर कि वे कितनी मेहनत करते हैं, क्या तुम खुद को विनम्र कर सकती हो और कुछ रातों के लिए उनके साथ रह सकती हो? आखिरकार यौन इच्छा मानव प्रजनन की निरंतरता से संबंधित है, जो मानव विकास की संभावनाओं से जुड़ा मामला है। तभी यान फेई ने भीड़ में से किसी को उत्साह से पुकारा, एल्डर यांग, क्या आप यही नहीं सोच रहे हैं? एल्डर यांग एक मेहनती निर्माण मजदूर थे। यान फेई की मुलाकात निर्माण स्थल के निरीक्षण दौरे के दौरान उनसे हुई थी और उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। अब एल्डर यांग को भीड़ में खड़ा देखकर यान फेई खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, freewebnovel.com। एल्डर यांग जोर से हंस पड़े और बोले, बॉस यान, ये सही है, मैं भी यही सोच रहा हूं। यह महिला बहुत खूबसूरत है, मुझे उम्मीद है कि वह हम बिन पत्नियों वाले मर्दों को कुछ राहत दे पाएगी। लेकिन वह निश्चिंत रह सकती है, बस एक बार मेरे साथ सो जाए, और मैं वादा करता हूं कि वह आज से 1 साल बाद अपनी मातृत्व अवकाश शुरू कर देगी। एल्डर यांग की बातें सुनकर उनके आसपास मौजूद निर्माण मजदूर खिलखिलाकर हंस पड़े, और टीवी पर बैठे दर्शक भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हु येई गुस्से से लाल हो गई, उसे अपनी बात का खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी उसके बगल में खड़े एक सहकर्मी ने उसे खींच लिया, जिससे वह अनायास ही बैठ गई और फिर कुछ नहीं बोली। यान फेई ने एक ही झटके में अपने ही तर्क का इस्तेमाल करके हु येई को, जो नैतिक रूप से ऊंचे पदों पर खड़े होकर आरोप लगा रहे थे, पूरी तरह से निहत्था कर दिया। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर किसी को लगता है कि मेरे शब्द अभी अभी अशिष्ट थे, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन जरा सोचिए, उन पश्चिमी विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान प्राप्त लाभ का फायदा उठाते हुए दुनिया भर में उच्च तकनीक पर एकाधिकार कर लिया है। वे इस उच्च तकनीक का इस्तेमाल आर्थिक लूट के लिए करते हैं, अपने देशों में उच्च कल्याण का निर्माण करते हैं। उन्होंने हमेशा चीन के खिलाफ तकनीकी नाकाबंदी लगाई है, पैसे के बावजूद तकनीक बेचने से इनकार किया है। क्या आपने कभी उन्हें हमारे लिए किसी भी उन्नत तकनीक पर लगे प्रतिबंध हटाते देखा है? आखिरकार हम एड्स और कैंसर के इलाज का तरीका खोज ही लाए हैं। हम इसे मुफ्त में क्यों बांटें, दूसरों को फायदा पहुंचाएं? क्या बेहतर नहीं होगा कि उन्हें बेचैन होने दिया जाए, हमें ढूंढने दिया जाए और तकनीक के आदान प्रदान में शामिल होने दिया जाए? सब लोग हंस पड़े। यान फेई की बात बिल्कुल सही थी, और यह पश्चिमी दुनिया द्वारा चीन पर पहले झेली गई तकनीकी नाकेबंदी का सीधा प्रतिबिंब था। तकनीक कोई सीमा नहीं जानती, लेकिन वैज्ञानिक सीमाएं जानते हैं, इसलिए कोई भी अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को यूं ही नहीं सौंपेगा, मानवता की उन्नति के लिए भी नहीं। यान क्यू के साथ ड्रीम आइलैंड की तकनीक ने छलांगें मारी थीं। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ये पहले ही बाकी दुनिया से आगे निकल चुका था, और दूसरों के साथ तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यान फेई ने जो कहा, उसका कारण अपने दुश्मनों को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाना और उन्हें ड्रीम आइलैंड की तकनीकी प्रगति का अंदाजा लगाने से रोकना था। हु येई वाली घटना के बाद उनके बाद आने वाले पत्रकार अपने सवालों में काफी सतर्क हो गए। यान फेई को एक नज़र देखते ही साफ हो गया कि वे सज्जन नहीं हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो वे कुछ भी कह सकते हैं, और आप ही शर्मिंदा होंगे। इसके अलावा यान फेई का अब एक बिल्कुल अलग रुतबा और स्थिति थी, और उनके मन में कुछ शंकाएं भी थीं। हालांकि यान फेई इस घटना से नाराज नहीं थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते रहे। पहले पत्रकारों द्वारा पूछे गए संवेदनशील और पेचीदा सवालों की तुलना में ये सवाल ज्यादा हद तक दायरे में थे। लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों को ड्रीम आइलैंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन समाचार सम्मेलन और यान फेई के स्पष्टीकरण के माध्यम से वे अंततः समझ गए कि ड्रीम आइलैंड क्या है, राष्ट्र के साथ इसका संबंध क्या है, साथ ही ड्रीम टेक्नोलॉजी की भर्ती और टर्मिनल इलनेस हॉस्पिटल के संचालन कार्यक्रम आदि के बारे में भी उन्हें जानकारी मिली। हालांकि चीनी नेतृत्व के स्वागत के कारण किसी भी जिज्ञासु पत्रकार ने यान फेई से यह जरूरी सवाल नहीं पूछा, ड्रीम आइलैंड एक डूबते हुए टापू से इतना विशाल द्वीप कैसे बन गया?
न ही उन्होंने ड्रीम आइलैंड पर इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा केंद्र के बारे में पूछा, वह क्या था और वह पूरे द्वीप की बिजली आपूर्ति के लिए कैसे पर्याप्त था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि ड्रीम आइलैंड की प्रयोगशालाएं कैसे काम करती थीं, प्रभारी प्रमुख अकादमिक विशेषज्ञ कौन थे और उन्होंने इतनी उल्लेखनीय तकनीकें कैसे विकसित की। आखिर ऐसे सवाल ड्रीम आइलैंड के सबसे बड़े रहस्यों से जुड़े थे। अगर ये सीधे पूछे जाते तो यान फेई को जवाब देने में मुश्किल होती। इसलिए वह बहुत शुक्रगुजार था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ घरेलू पत्रकार ही शामिल थे, कोई विदेशी पत्रकार मौजूद नहीं था। विदेशी पत्रकार यान फेई की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करते और जरूर कुछ तीखे सवाल पूछते जिनका वह जवाब नहीं दे पाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस योजना के अनुसार आगे बढ़ी। लू पिनपिन द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी समाप्ति की घोषणा करने तक टीवी के सामने बैठे दर्शकों को एहसास ही नहीं हुआ कि अनजाने में 1.5 घंटा बीत गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले जैसी नहीं थी। इसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया गया, फुटेज में कोई कट या सेंसरशिप नहीं की गई, यहाँ तक कि पूछे गए सवाल और यान फेई के जवाब भी नहीं, यहाँ तक कि यान फेई द्वारा हुई यही को चिढ़ाने वाली बात भी एडिट नहीं की गई थी। इससे पता चलता है कि देश यान फेई और ड्रीम आइलैंड को कितना महत्व देता है और उनका कितना समर्थन करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ड्रीम आइलैंड आधिकारिक तौर पर विश्व मंच पर दिखाई दिया और इस अचानक हुई घटना से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों की योजनाएं धराशायी हो गईं। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्हाइट हाउस के बैठक कक्ष में राष्ट्रपति और उनके कर्मचारी ड्रीम आइलैंड के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। उनके सामने मेज पर ड्रीम आइलैंड के भूभाग के अनुसार बनाई गई एक विशाल आनुपातिक रेत की मेज रखी थी, जिस पर हर चीज ठीक वैसी ही अंकित थी जैसी वह वास्तव में थी। freewebnovel.com। अमेरिकी सैन्य वर्दी में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लेजर पॉइंटर पकड़े हुए ब्रीफिंग दे रहा था। ये रेत की मेज है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों से ली गई ड्रीम आइलैंड की वास्तविक छवियों के आधार पर बनाई गई है। हमारी सेना ने इसका अध्ययन किया है। हमने ड्रीम आइलैंड पर कई नवनिर्मित इमारतें देखी हैं, हालांकि ये सभी इमारतें नागरिक हैं जिनमें कोई सैन्य उपकरण नहीं है। इनके अलावा ड्रीम टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए केवल कुछ प्रशिक्षण मैदान हैं। उनकी संख्या लगभग 5000 तक पहुंच गई है, लेकिन वे सशस्त्र नहीं हैं। इसलिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि ड्रीम आइलैंड पर कोई सशस्त्र बल नहीं है। वरिष्ठ अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा, क्या ड्रीम आइलैंड पर कोई चीनी सैनिक मौजूद थे? अधिकारी ने उत्तर दिया, नहीं, ड्रीम द्वीप या निकटवर्ती जलक्षेत्र में नहीं। हमें चीनी सेना का कोई निशान नहीं मिला है। वरिष्ठ अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेत की मेज पर नीचे देखा और फिर पूछा, ड्रीम आइलैंड वाटर्स के अन्य क्षेत्रों के बारे में क्या? उन्हें यहाँ चिन्हित क्यों नहीं किया गया है? अधिकारी ने बताया, हालांकि ड्रीम आइलैंड के ऊपर की सफेद धुंध छट गई है, लेकिन किनारे पर केवल एक छेद दिखाई दे रहा है। बाकी हिस्सा अभी भी सफेद धुंध से ढका हुआ है, जिससे हमारा दृश्य अस्पष्ट हो रहा है। इसलिए हम ड्रीम आइलैंड के पूरे जलक्षेत्र की पूरी रेत तालिका नहीं बना सके। राष्ट्रपति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हमें अभी तक विध्वंसक के अड्डे का स्थान नहीं मिला है? सैन्यकर्मी ने कहा, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हम अभी भी डिस्ट्रॉयर के बेस का पता नहीं लगा पाए हैं। नहीं, हमने डिस्ट्रॉयर के लड़ाकू जेट को, जो हमारे B2 के समान है, दोबारा कार्रवाई करते हुए देखा है। हालांकि हमें संदेह है कि बेस ड्रीम आइलैंड के शेष व्हाइट मिस्ट क्षेत्र के नीचे है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति ने आह भरते हुए कहा, यह विध्वंसक वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान किए बिना हम ड्रीम आइलैंड और यान फेई के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते। हालांकि अब हम जानते हैं कि ड्रीम आइलैंड पर कोई सैन्य बल नहीं है, फिर भी हम उन पर हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते। पूर्व राष्ट्रपति के कर्मचारियों ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, हमने अभी यान फेई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। हम जानते हैं कि ड्रीम आइलैंड पर हाल ही में कई उच्च तकनीकें सामने आई हैं, जिनमें से सुपर हाई एनर्जी बैटरी बेहद शक्तिशाली है। यहाँ तक कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी ऐसी उन्नत बैटरी तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। इस तरह की बैटरी तकनीक देश के भविष्य के विकास और सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए हमें इसे वापस लेना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति के हाव भाव पर नजर डालने के बाद कर्मचारियों ने उनके चेहरे पर उत्सुकता देखी और तुरंत कहा, सिर्फ सुपर हाई एनर्जी बैटरी ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एड्स और कैंसर के 2 इलाज भी महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें भी अमेरिका वापस लाना होगा। मुझे लगता है कि यान फेई की फ्रेंडली कोऑपरेशन डायरेक्टरी बहुत प्रभावशाली है। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। जब तक हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण देशों के नागरिक असाध्य रोगों के इलाज के लिए अमेरिका नहीं आ पाएंगे,
तब तक उन देशों को हमारे प्रति अपना रवैया बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये सभी बातें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हम विध्वंसक से आशंकित हैं, हम ड्रीम आइलैंड को नहीं छोड़ सकते। ड्रीम आइलैंड की खूबियों को देखते हुए ये हमारे सीधे हस्तक्षेप के लायक है। पूर्व राष्ट्रपति, जो पहले तो उत्सुक दिखाई दिए थे, कुछ सोचने के बाद फिर से आह भरते हुए बोले, यहूदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी अभी एक नया संदेश भेजा है। वे चाहते हैं कि हम ड्रीम आइलैंड के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया न अपनाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ कैंसर और एड्स से पीड़ित कई उच्च स्तरीय मरीज हैं, जो ड्रीम आइलैंड हॉस्पिटल फॉर इनकरेबल डिजीज में इलाज कराने की उम्मीद करते हैं। अगर हम ड्रीम आइलैंड के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हैं तो वे इलाज का मौका खो सकते हैं, इसलिए वे मुझ पर ड्रीम आइलैंड के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव डाल रहे हैं। एक अन्य कर्मचारी ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हम यहूदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जवाब दे सकते हैं कि अगर हम कार्रवाई करें तो हम एड्स और कैंसर के इलाज के तरीके वापस संयुक्त राज्य अमेरिका ले जा सकते हैं, जहां बाद में उनका इलाज किसी भी तरह से किया जा सकता है। ये तकनीकें ड्रीम आइलैंड के हाथों में होने के कारण हमें उनकी मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत प्रतिकूल है। पूर्व राष्ट्रपति कुछ हिचकिचाए। उन्होंने सैन्य अधिकारी की ओर देखा और कहा, अगर हम सैन्य कार्रवाई करते हैं तो ड्रीम आइलैंड पर कब्जा करने की क्या संभावना है? सैन्य अधिकारी ने उत्तर दिया, भले ही विध्वंसक हमें रोकने के लिए हस्तक्षेप करे, हमें 100% यकीन है कि हम ड्रीम आइलैंड को ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि बाद में हमें विध्वंसक और उसके हवाई जहाज की भयंकर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हवाई जहाज की अत्यंत शक्तिशाली गुप्त क्षमता और भयानक पेलोड के साथ हम उसे रोक नहीं सकते और वह निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्बाद कर देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनी हुई है और उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। हालांकि अमेरिका के पश्चिमी तट पर विध्वंसक विमान से सीधी टक्कर के बाद अमेरिकी सेना को एक समस्या का पता चला। विध्वंसक विमान बहुत भयानक था। विध्वंसक विमान ने अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनके पास विध्वंसक विमान और उसके विमान से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी सेना के भीतर विध्वंसक विमान को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई। हालांकि अमेरिकी सेना ने विध्वंसक का मुकाबला केवल अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति से ही किया था और अभी तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके पारंपरिक हथियार विध्वंसक के सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि अगर वे विध्वंसक के अड्डे का पता लगा लेते तो उसे खत्म करने के लिए कुछ परमाणु बम ही काफी होते, लेकिन उसका अड्डा कहाँ है ये जाने बिना वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते। विध्वंसक का अस्तित्व ही है जिसकी वजह से अमेरिकी सेना जैसी शक्तिशाली सेना अपने सामान्य मुखर और प्रभावशाली व्यवहार के बिल्कुल विपरीत ड्रीम आइलैंड के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सैन्य अधिकारी ने तब कहा, अतः मैं अब भी सुझाव देता हूं, राष्ट्रपति महोदय, कि ड्रीम आइलैंड के साथ टकराव में संयुक्त राज्य अमेरिका को अग्रिम मोर्चे पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी पिछली युद्ध योजना पर ही टिके रहना चाहिए और जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त बेड़े को ड्रीम आइलैंड से भिड़ने देना चाहिए। बैठक में इस समय तक सभी ने अपने मुद्दे और सुझाव रख दिए थे और अब पूर्व राष्ट्रपति पर कठिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी थी। ड्रीम आइलैंड शुरू में एक महत्वहीन शक्ति थी, लेकिन अब ये शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिका को एक कठिन परिस्थिति में डाल रही थी, जहां वह कोई निर्णय लेने में असमर्थ था। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, आप सब बाहर चले जाइए, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। ये जानते हुए कि राष्ट्रपति कोई निर्णय लेने वाले हैं, उनके स्टाफ ने एक दूसरे को देखा और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अक्सर अप्रत्याशित और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते थे, लेकिन इन निर्णयों पर अमल करने से संयुक्त राज्य अमेरिका को हमेशा ही महत्वपूर्ण लाभ हुआ। समय के साथ धीरे धीरे सभी का इस राष्ट्रपति पर एक अविश्वसनीय विश्वास विकसित हो गया, चाहे उनके निर्णय कितने भी विचित्र क्यों न हो। और जब भी पूर्व राष्ट्रपति कोई निर्णय लेने वाले होते तो वे अकेले रहने की मांग करते, ताकि सभी को पता चल जाए कि कोई असामान्य निर्णय होने वाला है, और इसलिए वे तुरंत चले जाते, जिससे उन्हें कुछ निजी स्थान मिल जाता। जब सभी लोग कमरे से बाहर चले गए तो राष्ट्रपति उठे, इधर उधर देखा, फिर अपने सामने रखी मेज की ओर बढ़े और एक दराज खोला, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। उन्होंने दराज बंद की और फुसफुसाए, मुझे सही चुनाव करना है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर उसने दराज खोली और अंदर एक लिफाफा पाया।
उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे जब उसने जल्दी से लिफाफा खोला और अंदर एक कागज का टुकड़ा पाया। उसने पत्र निकाला और उत्सुकता से उसमें लिखा हुआ पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल रही थी। पत्र की विषय वस्तु पढ़ने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने एक पल सोचा, जो लिखा था उसे याद किया, फिर लिफाफे और कागज को एक साथ मोड़कर लाइटर से जला दिया। जब कमरे से जलते हुए कागज की गंध गायब हो गई, तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को वापस बुलाया और पत्र की विषय वस्तु के अनुसार अगले कामों की व्यवस्था करने लगे। लोगों की उम्मीदों के विपरीत ड्रीम आइलैंड तय समय से 1 महीने पहले ही रिलीज हो गया और यान फेई ने इसका भव्य प्रचार भी किया। इस बदलाव के कारण उनकी योजनाएं बुरी तरह पिछड़ गईं। हालांकि चूंकि उनकी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई थीं, इसलिए वे ड्रीम आइलैंड के प्रभावशाली प्रदर्शन को नजरअंदाज करके ये दिखावा करने का विकल्प ही चुन सकते थे कि उन्होंने इसे देखा ही नहीं। freewebnovel.com। लेकिन आम लोगों के लिए ड्रीम आइलैंड न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के चाइना टीवी स्टेशन के लाइव प्रसारण के कारण उन्हें ड्रीम आइलैंड के बारे में पता चला और उसमें गहरी दिलचस्पी पैदा हुई। वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि उत्तरी प्रशांत महासागर में इतना विशाल द्वीप अचानक कैसे प्रकट हो गया, और जब उन्होंने मिस्टी आइलैंड की पिछली तस्वीरें ऑनलाइन खोजी और उनकी तुलना की, तो उन्हें ये और भी अविश्वसनीय लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना छोटा द्वीप इतना विशाल कैसे हो गया। हालांकि उस समय चीनी मीडिया के पत्रकारों ने ड्रीम आइलैंड के बारे में ये बुनियादी सवाल नहीं पूछे थे, इसलिए लोग सिर्फ बेबुनियाद अटकलें ही लगा पाए। फिर वे यान फेई से ईर्ष्या करने लगे, न सिर्फ उसकी दौलत से, बल्कि इस बात से भी कि वह इतने बड़े द्वीप का निजी मालिक है और किसी के भी नियंत्रण से परे एक स्वतंत्र और बेफिक्र द्वीप स्वामी बन गया है। एड्स और कैंसर के मरीजों की बात करें तो वे मिश्रित भावनाओं और गहरे आंतरिक संघर्ष से घिरे हुए थे। जब दोनों बीमारियां अभी भी लाइलाज थीं और मरीजों के रूप में उन्होंने नाराजगी के साथ साथ मौत का इंतजार करने की अपनी नियति को भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, तो वे दुविधा में फंस गए। ड्रीम आइलैंड ने सिर्फ चीनी नागरिकों के इलाज का खर्च बताया, जो प्रति व्यक्ति 5 मिलियन युआन था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों के इलाज की कीमत का खुलासा नहीं किया। लेकिन कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि अन्य देशों के नागरिकों के इलाज का खर्च निस्संदेह ज्यादा होगा, और निश्चित रूप से चीनी लोगों के इलाज के खर्च से कहीं ज्यादा होगा। इस समय धनी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अपनी दौलत के बल पर वे कोई भी रकम खर्च करने को तैयार थे, क्योंकि इससे उनकी जान बच सकती थी। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जान गंवाना सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन गरीबों के लिए इससे उनकी निराशा और बढ़ गई, क्योंकि वे अपना सब कुछ बेचकर भी इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्हें अभी अभी बचने की उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन अब उन्हें और भी बड़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इस हद तक कि वे ये भी चाहते थे कि काश इन असाध्य बीमारियों का इलाज करने वाले अस्पताल दुनिया में कभी होते ही न। जब यान फेई ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाइलाज बीमारी अस्पताल का उपयोग करने का निर्णय लिया था, तो उसने इस संभावना का अनुमान लगाया था कि लाइलाज बीमारी से ग्रस्त कई मरीजों को धन की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा, और इस प्रकार वे और भी अधिक निराशा में डूब जाएंगे। लेकिन यान फेई असहाय था। वह कोई सर्वशक्तिमान देवता नहीं था और सबकी देखभाल नहीं कर सकता था। वह केवल स्वप्न द्वीप के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता था। यदि वह इस दुनिया के सच्चे शासकों के लिए खतरा नहीं बनता, तो वे स्वप्न द्वीप को कभी फलने फूलने नहीं देते। इसलिए लाइलाज बीमारी अस्पताल के माध्यम से बहुत कम लोगों को नियंत्रित करने के लिए उसे अधिकांश लाइलाज बीमारी से ग्रस्त मरीजों को अस्थायी रूप से त्यागना पड़ा। जब ड्रीम आइलैंड सुरक्षित हो गया और एक नई व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गई, तभी यान फेई ने एड्स और कैंसर के इलाज के लिए दवा बनाने और उसे आम मरीजों तक बेहद कम दामों पर पहुंचाने पर विचार किया। हालांकि जब तक ये रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक आम मरीज सिर्फ अपना ही खर्च उठा सकते थे। freewebnovel.com। चीन में 200 एड्स और कैंसर रोगियों की सूची के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी देखरेख चीन का रेड क्रॉस कर रहा था। लेकिन रेड क्रॉस के पिछले नकारात्मक प्रचार के कारण उनका अधिकार लगभग नगण्य था। इसलिए भले ही रेड क्रॉस ने सबक सीखा हो और पूरी निष्पक्षता से चयन किया हो, फिर भी परिणामी सूची को सभी द्वारा अनुमोदित किए जाने की संभावना नहीं थी। आखिरकार इस मुफ्त इलाज की पहल का हिस्सा सिर्फ 200 लोग ही बन पाए, और ज्यादातर लाइलाज बीमारी के मरीजों के पास कोई उम्मीद नहीं थी। मुफ्त इलाज के इस मौके को गंवाना असल में मौत का इंतजार करने के बराबर था, क्योंकि वे लाइलाज बीमारी अस्पताल के महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। नतीजतन जब मुफ्त इलाज की सूची की पुष्टि हुई, तो चीनी इंटरनेट पर ड्रीम आइलैंड के बारे में कई तीखी आलोचनाएं छपीं।
इन लेखों में लेखकों ने ड्रीम आइलैंड की निंदा करते हुए नैतिक रूप से उच्च स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि लाभ के चक्कर में ड्रीम आइलैंड ने अपनी नैतिक नींव खो दी है। इसने अभाव की भावना पैदा करने के लिए भूख विपणन का सहारा लिया, कई रोगियों की भलाई की अनदेखी की और इलाज की फीस आम परिवारों की पहुंच से बाहर वसूल की। इसके बाद उन्होंने ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। इन लोगों के नेतृत्व में धीरे धीरे ऑनलाइन एक चलन शुरू हो गया जिसमें ड्रीम आइलैंड की नैतिक आलोचना की गई और ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। उन्होंने निर्दयी व्यापारी यान फेई को दिवालिया बनाने के लिए ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पाद न खरीदें का आह्वान किया। ये भावना फिर चीन से दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। जब यान फेई को ड्रीम टेक्नोलॉजी उत्पादों के खिलाफ ऑनलाइन अभियान का पता चला तो वह थोड़ा चिंतित हुआ। फिर उसने अपने सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर खुफिया जानकारी इकट्ठा की और उस पर नजर रखकर पता लगाया कि इस प्रवृत्ति को पर्दे के पीछे से कोई बढ़ावा दे रहा था, जो जानबूझकर उसे और ड्रीम आइलैंड को निशाना बना रहा था। ये कठपुतली मास्टर बहुत सतर्क और चतुर था और यान फेई यह पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। ये चलन तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया और इस स्थिति का फायदा उठाकर और भी छिपे हुए खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने आग को और भड़काया, यान फेई की प्रतिष्ठा को और धूमिल किया, साथ ही सभी उपभोक्ताओं को ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए उकसाया।